हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रुति एंड आज हम लोग करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का एडमिशन चैप्टर का टॉपिक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन मतलब वैल्यू करना, मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन निकालना कि कौन सी एसेट या कौन लाइबिलिटी कितने की है और उसको रीवैल्यू करना। रीवैल्यू मतलब दोबारे से वैल्यूएशन करना, क्योंकि देखो बैलेंस शीट ऑलरेडी आपके पास हमारे पास बनी होती है। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमारी बैलेंस शीट ऑलरेडी बनी होती है जिसमें कि फिगर्स वैल्यूड लिख के मेंशन होते हैं। बट क्या होता है, पार्टनर्स को कंफर्म करना होता है, स्पेशली द न्यू पार्टनर, कि बैलेंस शीट में जो भी आइटम है वो ठीक से वैल्यू हो रखी है या नहीं हो रखी, और अगर ठीक से वैल्यू नहीं है तो वो उसको करेक्टली वैल्यू करके जो भी लॉस या जो भी प्रॉफिट आता है उसको पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि नए सिरे से हमारी फर्म स्टार्ट हो सके, क्योंकि सिंस न्यू पार्टनर इज गेटिंग एडमिटेड। तो ठीक है, तो बेसिक पर्पस यही होता है कि जितने भी फर्म जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है या फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है तो जितने भी एसेट्स या लाइबिलिटीज हैं उनकी करेक्ट आप लोग वैल्यूएशन कर लीजिए, और रिजल्टिंग जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसको पुराने पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में ले जाएं, ताकि नए सिरे से पार्टनरशिप स्टार्ट हो सके। तो इसमें बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, या तो हम लॉस फाइंड आउट कर रहे हैं या प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वो लॉस या प्रॉफिट कौन लेके जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स लेके जाएंगे ओल्ड रेशो में। लेकिन है तो जो भी कर रहे हैं लॉस या प्रॉफिट की वैल्यूएशन कर रहे हैं ना, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, नॉमिनल। ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसका आंसर होगा इट वुड बी नॉमिनल इन नेचर। ओके, नाउ कमिंग टू द फॉर्मेट। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने एज जो हमने लास्ट वीडियोस में भी किया था, हम क्या करते थे, हमने सबसे पहले पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे न्यू रेशो निकालनी सीखी कि न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होती है। फिर हमने क्या सीखा, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होती है, जिसका फॉर्मूला होता था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। फिर हमने किया कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, कि जो भी नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आएगा उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब हम लोग करेंगे रीवैल्यूएशन कैसे होगा। तो गुडविल तो क्या होता था, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता था वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और कोई गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर कर रही होती थी वो होती थी ओल्ड रेशो में। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट इस वीडियो से आपका पूरा रिवैल्यूएशन का टॉपिक वुड बी कवर्ड। ओके, सो प्लीज वॉच टिल द एंड। नाउ कमिंग टू द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो, आप कैसे लर्न करने का तरीका बता रही हूँ। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जिस भी चीज से आपको लग रहा है कि आपको लॉस हो रहा है, जिस भी चीज से हमने क्या बोला, जिस भी चीज से हमें लग रहा है कि हमको नुकसान हो रहा है, तो वो तो आ जाएगी डेबिट साइड में। अब नुकसान की दो ही हम चीजें वैल्यू कर रहे हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज वैल्यू कर रहे हैं। तो नुकसान कब कब होगा, जब एसेट्स कम होंगे तो डिक्रीज इन एसेट्स, या जब लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो भी नुकसान है। तो एसेट्स घट रहे हैं, लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, या कोई ऐसी लाइबिलिटी जो कि रिकॉर्ड करना रह गई हो तो वो भी लाइबिलिटी का बढ़ना ही हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, लॉस, यानी कि डेबिट में आ जाएगा। ऐसे ही जिस भी चीज से आपको लग रहा है कि हमें फायदा हो रहा है, फायदा यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, या हम बोल सकते हैं जिस भी चीज से हमको बेनिफिट हो रहा है वो हमारा किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो सेम हो गया, एसेट्स इंक्रीज होंगे या लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, या कोई भी एसेट अनरिकॉर्डेड रह जाता है तो वो भी आपका फायदा ही होगा, वो सारे क्रेडिट साइड में आएंगे। सेम जैसे कि P&L में किया, रिसिप्ट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किया, सब में डेबिट में कमी आती है तो प्रॉफिट, क्रेडिट में कमी आ रही है तो लॉस, और जो भी प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशो में। गुडविल अपीयरिंग भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है फर्म में
वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो स्टॉक बैलेंस शीट में दिया हुआ है दैट इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। देखो बहुत मतलब इससे डिफिकल्ट रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं आता है यूजुअली पेपर्स में। आप देखो नाम थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि स्टॉक जो बैलेंस शीट में मेंशन है दैट इज अंडर वैल्यूड, मतलब जितनी उसकी वैल्यूएशन थी उससे वो कम का रिकॉर्ड हो रखा है। तो हम उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हमें उसको ठीक करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो अंडर वैल्यूड है 10% से। अंडर वैल्यूड बाय 10%, अब इसका मतलब देखो कि जैसे टोटल परसेंटेज कितनी होती है, टोटल परसेंटेज आपकी होती है 100। अगर वो 10% से कम रिकॉर्ड हो रखा है तो डैट मीन्स वो कितने से रिकॉर्ड हो रखा है, इट इज रिकॉर्डेड एट 90%। तो किसी भी चीज का डैट, और इसकी बुक वैल्यू मतलब जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड वैल्यू है वो 54,000 है। तो डैट मीन्स ये 54,000 किसी चीज का 90% है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 10% से कम रिकॉर्ड हो सकता है। तो अगर किसी चीज का 90% 54 है तो 100% कितना होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग, वही 54,000 इंटू 100/90 कैसे निकाला। किसी चीज का अगर 90% 54 है तो एक कितना होगा 54,000 इंटू 90, और 100 कितना होगा इंटू 100। 54,000 अपॉन 90, सॉरी अपॉन है, अपॉन 90 इंटू 100, तो ये हो गया 60,000। इसका मतलब आपका एक्चुअली में स्टॉक था 60,000 का था, वो रिकॉर्ड हो रखा था 54,000, तो इसका मतलब वो 6,000 से कम रिकॉर्ड हो रखा था। तो उसको ठीक करने के लिए आप इसको क्या कर दोगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स है डेबिट बैलेंस होता है, तो जनरल एंट्री होगी एसेट अकाउंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, बदले में किसके बदले कर रहे हो, जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है कहाँ जा रहा है, टू रिवैल्यूएशन 6,000। जितने से कम या ज्यादा हो रहा है केवल वो रिकॉर्ड करेंगे, पूरी अमाउंट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आ गया, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन जितने से कम है, केवल 6,000 से कम था तो आप केवल 6,000 रिकॉर्ड करोगे। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। देखो सेम है, बस यहाँ पे ओवर वैल्यूड है, तो डैट मीन्स ऑलरेडी बैलेंस शीट में ज्यादा रिकॉर्ड हो रखा था। तो उसको ठीक करने के लिए आप लोग क्या करोगे, उस एसेट की वैल्यू को कम कर देंगे। ओवर वैल्यूड बाय 10%, तो डैट मीन्स जैसे टोटल परसेंटेज 100 होती है, ओवर वैल्यूड बाय 10% था, तो डैट मीन्स वो टोटल रिकॉर्ड कितने परसेंट से हो रखा था, 110% से हो रखा था। तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे किसी चीज़ का 110% अगर 66,000 है, किसी चीज़ का 110% अगर 66,000 है, तो एक कितना होगा बटे में 110, और 100 कितना होगा, तो ये आ जाएगा 60,000। डैट मीन्स आपकी एक्चुअल में स्टॉक की वैल्यू थी 60, रिकॉर्ड हो रखी थी 66, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग कम कर देंगे 6,000 से। स्टॉक का बैलेंस डेबिट होता है, जब आप उसको कम करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, क्योंकि हमें उसको कम करना है 6,000 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ लैंड टू बी इंक्रीज। देखो दिस इज इजी, हमें टू बी इंक्रीज टू 5 लाख और उसकी बुक वैल्यू है 4 लाख, मतलब रिकॉर्डेड वैल्यू तो है 4 लाख, पहले से ही रिकॉर्ड हो रखी है 4 लाख, और अब उसको कितना बनाना है आपको, अब उसको 5 लाख बनाना है। तो हमें 4 लाख की चीज को अगर आपको 5 लाख बनाना है तो आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा 1 लाख रुपए से। लैंड का कौन सा बैलेंस होता है, लैंड का होता है डेबिट बैलेंस। अगर आप उसको अगर आप उसको इंक्रीज कर रहे हो तो हम उसको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसको इंक्रीज करना है। तो डेबिट करने के लिए फिर वही सेम एंट्री, लैंड अकाउंट डेबिट
टू रिवैल्यूएशन 1,00,000, मैं रिपीट कर रही हूँ, जितने से चेंज हो रहा है वो रिकॉर्ड करेंगे, टोटल रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि देखो 4 तो पहले से रिकॉर्डेड था, आपको अब फायदा तो केवल 1,00,000 रुपए का हुआ है ना, तो आप एंट्री भी 1,00,000 रुपए से ही करोगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ लैंड टू बी इंक्रीज्ड, देखो यहाँ पे बाय वर्ड है, यानी कि आपको बाय का मीनिंग क्या होता है, यानी कि आपको इतने से, टू बी इंक्रीज्ड हम क्या बोलते हैं, बाय मतलब इतने से बढ़ाना है, 5,00,000 से बढ़ाना है, इसकी बुक वैल्यू है 4,00,000। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, इंक्रीज्ड टू 5,00,000 था, है ना, जैसे तो इसमें क्या है, इंक्रीज्ड बाय वर्ड है, तो इसकी बुक वैल्यू है 4,00,000। आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सीधे सीधे 5,00,000 से बढ़ाना है, एसेट को बढ़ा रहे हो तो डेबिट होगा, जर्नल में डेबिट होगा। अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, मान लीजिए मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रही हूँ, तो उस केस में मेरा यहाँ पे आएगा बाय लैंड, क्योंकि फायदा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, लेकिन जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन पूरे 5,00,000, तो यहाँ पे तो 5,00,000 ही आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में या जर्नल में। जैसे अगर हम मान लीजिए न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं, न्यू बैलेंस शीट में पहले थी वैल्यू 4,00,000 प्लस 5,00,000 से बढ़ गई, तो न्यू बैलेंस शीट में 9,00,000 रुपए रिकॉर्ड होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में मेंशन था इंक्रीज्ड टू 5,00,000, तो उसमें क्या था कि हमें 5,00,000 करना था, तो उस केस में हमको 1,00,000 से बढ़ाना पड़ा हमें। इस क्वेश्चन में हमें इंक्रीज्ड बाय 5,00,000 मेंशन्ड है, तो हम सीधे 5,00,000 लिखेंगे और न्यू वैल्यू 9,00,000 होगी। पिछले केस में न्यू वैल्यू 5,00,000 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि अ डेटर जिसके ड्यू थे 4,00,000 रुपए के थे, मतलब कोई देनदार, डेटर का मतलब क्या होता है, डेटर कौन होता है, डेटर होता है देनदार, कि कोई देनदार था जिसने 4,00,000 रुपए देने थे, वो पिछले साल बैड डेट हो गया था, तो लास्ट ईयर हमने नुकसान रिकॉर्ड कर लिया था, उसने अब 30,000 रुपये हमको पे करे हैं। तो देखो हमें 4,00,000 रुपए से कोई मतलब नहीं है, वो नुकसान हो गया था, आज हमारे पास 30,000 रुपये का कैश आया है ना, कैश क्या होता है, कैश या बैंक, ये आपका एसेट होता है, तो बेसिकली हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है, कितने से, केवल 30,000 से हुआ है, 4,00,000 से नहीं हुआ, तो 30,000 से ही एंट्री करोगे। जब आपके पास पैसा आएगा, तो 11th में जर्नल एंट्री की थी, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, अब आपको फायदा हो गया, ठीक है, तो फायदा क्या होगा इसकी, फिर जैसे ये क्रेडिट हुआ है, इसको कैंसिल करने के लिए आप डेबिट करोगे, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मैं रिपीट कर रही हूँ 30,000 से एंट्री करेंगे। अगर आप लोग रिवैल्यूएशन का लेजर बना रहे हैं, जो कि मोस्टली क्वेश्चंस में आपको आगे बनाना पड़ेगा, तो आपको फायदा हो रहा है, फायदे का क्या बताया था, कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड में, तो उसकी एंट्री यहाँ हो जाएगी बाय बैड डेट रिकवर्ड 30,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट केस, एक ओल्ड कस्टमर था, पुराना कस्टमर, जो बैड डेट हो चुका था, मतलब पहले नुकसान हो चुका था, अभी उसने प्रॉमिस किया है 15,000 देने को। ठीक है, 15,000 देने को उसने प्रॉमिस किया और उसका टोटल खाता था 25,000, तो फिर पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, हमें 25,000 का थोड़ी ना कुछ करना है, ये 25,000 तो हमारा बैड डेट हो चुका था, जिसको हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे। फिलहाल तो उसने कितना प्रॉमिस करा है, फिलहाल तो उसने केवल 15,000 प्रॉमिस करा है ना, तो हम एंट्री केवल 15,000 से करेंगे। तो हम, अब उसने प्रॉमिस करा, उसने पैसा नहीं दिया, अगर उसने कैश दिया होता तो हमारा कैश बढ़ता, फिर अभी उसने क्या करा है, प्रॉमिस करा है, तो हमारे डेटर बढ़ेंगे, देनदार भविष्य में हमें पैसे जो देंगे, तो डेटर बढ़ेंगे, डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, तो एंट्री हो जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर आप रिवैल्यूएशन का वही सेम अकाउंट बनाओगे, तो आपको फायदा हो रहा है, फायदा किधर रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बाय सन्ड्री डेटर्स 15,000 से इसकी एंट्री कर देंगे। डिफरेंस, प्लीज सी द डिफरेंस। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था
पिछले क्वेश्चन में उसने पे किए थे, इसलिए पहले एंट्री हुई बैंक टू बैड डेब्ट रिकवर्ड, तब वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर हुई। इस वाले क्वेश्चन में इसने प्रॉमिस किया है, इसलिए सीधे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, इसलिए इसमें बैंक अफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस। एक लाइबिलिटी थी जो कि क्रेडिटर्स में शामिल थी, इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर 20,000 इज सेटल्ड एट 16,000। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये कह रहा है कि 20,000 रुपए के क्रेडिटर्स थे, अब हमें उन्हें 16,000 रुपए ही देने हैं। तो देखो सीधा सीधा हमें पता लग रहा है कि हमें कितने रुपए का फायदा हो रहा है। वी आर हैविंग अ प्रॉफिट, यानी कि फायदा ऑफ 4,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ना कि भाई हमको फायदा हुआ है, तो हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 4,000, क्योंकि हमें 4,000 का फायदा हुआ है। अब बात आई जर्नल की, देखो सेटल हो गई है, यानी कि आपने पेमेंट कर दी है। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, अब उसकी पेमेंट करोगे तो वो कम होगा, तो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, टोटल क्रेडिटर 20,000 के थे, हाथ से कैश पैसा गया 16 एज पर द क्वेश्चन। बाकी का आपको क्या हुआ है, बाकी का आपको बेनिफिट हुआ है, जो कि किस में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 4,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट केस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप समझेंगे तो इट विल बी इजी। देखो क्या कह रहा है, कंप्यूटर खरीदा था 1 अक्टूबर 2016 को 40,000 रुपये का, इन्होंने गलती से उसको एक्सपेंसेस में शो कर दिया। एक्सपेंसेस में शो करना मतलब P&L अकाउंट में दिखा दिया, तो एसेट में तो नहीं दिखाया। अभी वो पता लग गया उस गलती का, कब पता लगा है, 31 मार्च 2018। ये 16 में ये गलती हुई थी और इसका पता कब लगा है, 18 में। तो जैसे जब शुरू में इसको हमने कंप्यूटर को एसेट नहीं माना था, तो शुरू में हमने डेप्रीसिएशन भी नहीं लगाई होगी। अब लेकिन एसेट पे तो डेप्रीसिएशन लगती है ना भाई, जैसे 16 में खरीदा था, 18 तक 40,000 का थोड़ी ना रहा होगा, 18 तक उस पर डेप्रीसिएशन भी लगी होगी। डेप्रीसिएशन लगानी है 10% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। तो देखो कैसे निकालोगे, वेरी इजी। देखो आप 1 अक्टूबर 2016 को ये एसेट खरीदा था, ये वाला ईयर खत्म होएगा 31 मार्च 2017 को, तो इस दौरान 6 महीने की डेप्रीसिएशन लगेगी उस साल में। कैसे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने की डेप्रीसिएशन लग जाएगी। तो हमने लगाई 40,000 पे 10%, 6 महीने की कितनी आएगी, 2,000 रुपये। रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो फिक्स्ड एज डेप्रीसिएशन की अमाउंट हर साल चेंज होगी। तो ये शुरू में 1 अक्टूबर 2016 को था 40,000, फिर इस पे डेप्रीसिएशन लग गई 2,000 की, तो इसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2017 को हो गई 38,000। और 31 मार्च 2017 तक तो हम लगा चुके हैं। उसके बाद आपका ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2018 को, इस पे पूरे 1 साल की लग जाएगी। 38,000 का 10% कितना आ जाएगा, 3,800। तो आज के टाइम पे इसकी वैल्यू है 34,200। इतने से ही आपको एसेट को बढ़ाना है। तो हम जर्नल एंट्री करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 34,200। अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो आपको फायदा हो रहा है 34,200 का, फायदा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है, तो आप यहाँ पे लिखते बाय ऑफिस इक्विपमेंट 34,200। ठीक है। अब आप कहेंगे जी मैम बाकी का कहाँ चला गया, जैसे 5800 की डेप्रीसिएशन थी वो कहाँ चली गई। अब आप बताओ डेप्रीसिएशन कहाँ रिकॉर्ड होती है, डेप्रीसिएशन हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाती है। तो जब इन्होंने शुरू में कंप्यूटर को ऑफिस एक्सपेंसेस में डेबिट किया, तो ये 40,000 में सब कुछ शामिल है ना, 40,000 में 34,200 भी शामिल है, 5800 भी शामिल है। तो ये 5800 तो पहले भी डेबिट ही था, इसको डेबिट ही रहने देंगे। अभी एट प्रेजेंट तो हमारा एसेट 34,200 का है ना, तो उससे हम रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे। इस 5800 को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले भी P&L में जाना था, चला गया था, और एक्चुअली भी ये P&L में ही जाना होगा।
कुछ बेसिक सा नियम समझ लो। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बिल्कुल नॉर्मल सादा सा नियम है कि अगर आपको नुकसान हो रहा है, इफ़ यू आर हैविंग अ लॉस, तो ये इधर डेबिट साइड में जाएगा, और अगर आपको किसी भी सूरत में फायदा हो रहा है तो वो क्रेडिट में जाएगा। नुकसान डेबिट कब कब होगा? जब आपका एसेट कम होगा या आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी। और फायदा कब होगा? जब आपका एसेट बढ़ेगा या लाइबिलिटी कम होगी। एज सिंपल एज दैट। एंड रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशो में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशो में होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।